नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही वर्निंग टॉपिक जो आजकल हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उठाया जा रहा है, हमारे विदेश मंत्री द्वारा उठाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशन में लोकेटेड एक ऐसे द्वीप की जो बहुत ही स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस उसका ज़्यादा है। साथ ही तमिलनाडु के मछुआरों फिशरमैन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको रोजगार का जरिया है। हम बात कर रहे हैं कच्चा थीबू द्वीप के बारे में। हाँ, ये द्वीप है ऐसा, इसको आइसलेट भी बोलते हैं। आइसलेट और आइलैंड में एक अंदर होता है, ये समझ लो पहले। ये आइसलेट है, एक छोटा सा जब टापू होता है उसको आइसलेट बोलते हैं, और आइलैंड जो होता है बड़ा होता है, वो स्क्वायर कुछ स्क्वायर मीटर से लेके कई किलोमीटर स्क्वायर तक होता है, लेकिन ये छोटा होता है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में ये सिमट जाता है। ये होता है आइसलैंड, ये आइसलेट है। इसको आइलैंड भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन कच्चा थीबू द्वीप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में समझेंगे कि न्यूज में क्यों रहा है, ये एग्रीमेंट कब हुआ था, कब तक इंडिया के पास था, क्या रीजन था इस एग्रीमेंट के पीछे, क्या कोई बाहरी दबाव था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड कोई ऑर्डर किया है, इसमें तमिलनाडु का क्या पक्ष रहा है। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल से समझ लेंगे। इसका हिस्ट्री क्या रहा है वो भी समझेंगे, और उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। कच्चा द्वीप द्वीप के आसपास क्या एरिया है, उसको लोकेशन क्या है, ये क्यों एग्रीमेंट हुआ था, हम तेज़ी से देखते हैं। उसके पहले चाहता हूँ मैं कि एक वीडियो देखिए जिससे हमारे विदेश मंत्री का है, जो प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने क्या बोला था इस द्वीप के बारे में, आप समझिए उसको। Nehru, this was a little island. पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोला जा रहा है। He saw it as a nuisance. For him, the sooner you give it away, the better. ये कह रहे जितना जल्दी दे दो उतना बेटर होगा। Fact is, they simply did not care. एक्चुअली इस द्वीप को लेकर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं। Observation by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला इस द्वीप के बारे में, आप He सुनिए। writes, I attach no importance at all to this little island. नो अटैचमेंट टू दिस लिटिल आइलैंड, In giving up our thing. नो हेजिटेशन टू गिव दैट आइलैंड टू श्रीलंका। तो समझो इस बात को, ये क्या बोल रहे हैं, समझो इस बात को। इसमें क्या है कि इन्होंने जो बोला है उसको आपको समझना पड़ेगा ये कि आखिर क्या कारण था कि ऐसा बोला गया। समझो, अब हमारे विदेश मंत्री ने जो ये चीज़ें पढ़ी हैं, क्यों पढ़ी हैं, कुछ तो इसका महत्व होगा। जो एक तो इलेक्शन का मुद्दा है, हम समझ रहे हैं कि तमिलनाडु में एक वोट शेयरिंग उनको बनेगा, लेकिन इसके अलावा हमें उससे मतलब नहीं है कि इनका वोट बढ़ेगा क्या, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे एग्जाम के व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो समझिए। सबसे पहले समझेंगे हम मैप के जरिए कि इसमें क्या चीज़ें हैं। हम पहले समझेंगे कि इसका लोकेशन क्या है, इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन में होने के बावजूद भी ये कहाँ पर है, इंडिया के लिए क्यों ये चैलेंजिंग है अगर किसी और देश को दे दिया जाता है तो। ये सारे डिटेल हम समझते हैं एक छोटे से पीपीटी से। आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हमारे फीचर्स हैं, कोई दिक्कत हो तो इस फीचर को देखिए और हमसे जो हेल्प हो सकता है हमसे लीजिए। हमारे सक्सेस पिलर, आप मेहनत करिए, हमारे साथ भी मेहनत करिए, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे ज़्यादा आप करिए, और सिलेक्शन लीजिए और आप अपना पिक्चर यहाँ लगाइए। यहाँ जिस दिन आपका पिक्चर आएगा, इसमें जिस दिन आपका फोटो लग जाएगा उस दिन स्वीट्स हमारी तरफ से होगा। सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को स्वीट्स हमारी तरफ से होगा। आप मेहनत करिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब चलिए, अब समझते हैं इसमें हम क्या देख लें, क्यों न्यूज में रहा है, इसका हिस्ट्री क्या है, समझौता कब हुआ था, ये ट्रीटी कब हुआ था, रीजन क्या था एग्रीमेंट का, ये भी देखिए कि तमिलनाडु का स्टैंड क्या था, वे फॉरवर्ड सोल्यूशन क्या है। ये सारे चीज को हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले न्यूज में रहने का कारण क्या था कि देखिए, न्यूज में रहने का कारण ये था कि हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में बोला कि ये जो कच्चा थीबू द्वीप को जो श्रीलंका को दे दिया गया, इससे क्या नुकसान है। एक तो इंडियन ओशन में हम बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन को खो दिए। दूसरा एक कि हमारे जो तमिलनाडु के फिशरमैन थे, उनको मछली पकड़ने के जो एरिया दिया जाता था, अब वहाँ पर उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। उनको मछली नहीं पकड़ने दिया जा रहा है, साथ ही साथ उनके वेसल को कैप्चर किया जा रहा है, फिशरमैन को अरेस्ट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि हमने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। सारी वजह यही है। इस चीज़ को उन्होंने ब्लेम किया और कहा कि इससे क्या हुआ, हमारा अखंडता यूनिटी जो है वो कमज़ोर हुआ, ऐसा उन्होंने बोला। तमिलनाडु के सीएम ने बोला है कि देखिए, हमारे तो स्टेट असेंबली में इस चीज़ को रेजोल्यूशन भी पास किया गया है कि इसको हम भारत का पार्ट मानते हैं। ठीक है,
आगे एरिया आगे देखते हैं। अब क्या है कि अभी तक उस ट्रीटी को तमिलनाडु स्वीकार नहीं करता पूरी तरह से। वो बोलता है कि वो कच्चाथीबू जो द्वीप है वो हमारा भाग है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो समझौता हुआ तो उसमें 3 चीजें थी, और 3 चीजों को आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो 3 चीजों को दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें ये देखिए कि समझौता जो हुआ था, जो ट्रीटी हुआ था, ये इसमें 3 चीजें थी। क्या था कि पहले क्या करेंगे कि मैरी टाइम जो डिस्प्यूट है उसको फिक्स करो पहले, मतलब उसको सॉल्यूशन निकालो। दूसरा ये कि हमारे जो फिशरमैन है, ये जो वहां पर कच्चाथीबू के पास जाके भी मछली पकड़े, वहां पर जाके रेस्ट करें, वहां पर अपने नेट को सुखाएं, वहां प्रार्थना करें चर्च में जाके, इसके लिए उसको कोई रोक टोक नहीं होगा। और बिना कागजी कार्रवाई के, बिना कागज का जरूरत, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। साथ ही तीसरा ये था कि हमारे जो वेसल्स हैं, वेसल्स जाएंगे तो वहां पर श्रीलंकन नेवी इसको रोकेगी नहीं। ये 3 तरह का खंड को जोड़ा गया था, लेकिन ये जो सोच थी ये भारतीय इंडियन गवर्नमेंट की सोच थी। लेकिन इस 74 में हमारा ट्रीटी होता है और उसमें कुछ 76 में फिर बदलाव कर देते हैं लोग। अब पहले इसका समझिए लोकेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं। देखो, ये है कच्चाथीबू द्वीप, ये है रामेश्वरम, ये एरिया को रामेश्वरम बोलते हैं, ठीक है। ये है डेप्ट आइलैंड, ये है जाफना, श्रीलंका का भाग है। अब देखो, जाफना से यहाँ आना है, डेप्ट से यहाँ आना है, साथ में ये देखो यहाँ से यहाँ जाना है। अब यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से देखोगे 33 किलोमीटर रामेश्वरम से कच्चाथीबू। जब जाफना से देखोगे तो 32 किलोमीटर, अगर डेप्थ से देखोगे तो यहाँ से 24 किलोमीटर। अब कहने का मतलब है जो रामेश्वरम है जो इंडिया का पार्ट है, और डेप्थ और जाफना क्या है, श्रीलंका का पार्ट है। अब जो मैरीटाइम बॉर्डर है, देखो मैं क्लीन करके दिखाता हूँ, ये जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसमें देखो कच्चाथीबू द्वीप जो है, ये तो हमने बॉर्डर बना लिया समझौता के माध्यम से, और कच्चाथीबू को क्या किया, हमने श्रीलंका को दे दिया। अब यहाँ से जाने के लिए तो समझौता में था कि जा सकता है, लेकिन 76 में क्या हुआ, कुछ चेंज हो गया। तो लोकेशन आप देख लो, पाक स्टेट में है ये। पाक स्टेट को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 चीजों को ध्यान में रखना। पाक स्टेट, बे ऑफ बंगाल, मन्नार की खाड़ी, इधर अरब सागर साइड में। आप देखोगे, जब ये एरिया को देखोगे तो ये पूरी तरह से इंडियन ओशन का भाग है। जब इंडियन ओशन का भाग है तो इंडिया का देख रहे हो, इंडियन ओशन का महत्व देख रहे हो कि मैक्सिमम देशों का व्यापार जो है इस एरिया से हो रहा है। जब इस एरिया से व्यापार हो रहा है तो हर देश चाहता है कि इंडियन ओशन में हम अपना स्टेबिलिटी को बढ़ाएं, हम उसकी प्रेजेंस को बढ़ाएं। तो प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए चीन जैसा देश क्या करता है, छोटे छोटे देशों को डेट ट्रैप में फंसाता है और फिर अपने हिसाब से उसका पॉलिसी बनवाता है। हमारे लिए चैलेंज ये है कि श्रीलंका फिर से डेट ट्रैप में ना फंसे और इस तरह के कच्चाथीबू द्वीप के पास हुआ कोई स्पाई वेसल्स को लगाने के लिए परमिशन ना दे दे। इस तरह की चीज़ों को हमें देखना है, और इसीलिए हमारे लिए ये एरिया जो है जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो 2 चीज़ें समझना होगा, एक तो हमारे घरेलू स्तर पर जो तमिलनाडु के फिशरमैन है उनके लिए चुनौती हुआ, दूसरा ये हुआ कि हमारे जो बाहरी शक्तियों द्वारा जो भारत में किसी तरह का स्पाई किया जाएगा, उसके लिए भी ऐसा हो गया कि अगर श्रीलंका अगर किसी तरह का परमिशन देता है तो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा, अगर चीन जैसा देश यहाँ पर आके बैठता है तो। अब देखो इसमें क्या एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि ये भी देखेंगे, हमने बताया था कि हिस्ट्री भी देखेंगे, पैक्ट की हुआ था, रीजन क्या था। अब ये मैं बेसिक इसका इंफॉर्मेशन क्या है, ओनली 285 एकड़ में क्या है, मात्र 1.15 किलोमीटर स्क्वायर में है। इसका जो लेंथ है मात्र 1.6 किलोमीटर, विड्थ जो है, इसकी जो चौड़ाई है ओनली 300 मीटर है। सोचो कितना छोटा ये आइसोलेट है, ठीक है। अब लोकेशन क्या है, हमने बोला था 33 किलोमीटर फ्रॉम रामेश्वरम, नॉर्थ ईस्ट, रामेश्वरम का नॉर्थ ईस्ट में है कच्चाथीबू। अब देखो 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर फ्रॉम जाफना है, 24 किलोमीटर कहाँ से, डेप्ट आइलैंड से, मतलब ये दोनों श्रीलंका का भाग है। तो 32 24 किलोमीटर अगर दोनों चल देंगे दोनों जगह से तो वो पहुंच जाएंगे कच्चाथीबू, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई रहता नहीं क्योंकि यहाँ पर शुद्ध पानी नहीं है, और बहुत बड़ा आइलैंड भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने नेवल फोर्स है श्रीलंका को वो रहते हैं, और जो मछुआरे हैं, फिशरमैन है दोनों देशों को, वो जाते हैं तो रेस्ट वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो एक चर्च है वहाँ पर, उस चर्च का नाम है सेंट एंथनी चर्च। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें हम अगले स्लाइड में देखते हैं। अब इसमें देखो हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्ट्री ये है, सबसे पहले ये समझो कि
एक वोल्केनिक इरेप्शन हुआ था 14th सेंचुरी में, और उसी से इसका निर्माण हुआ था कच्चा थिबू का। अब कच्चा थिबू का जब निर्माण हुआ तो जाफना का जो राजा थे उसके कंट्रोल में था ये कच्चा थिबू। अब क्या हुआ, 1416 तक तो रहा जाफना के अंडर में, लेकिन 17th सेंचुरी में क्या हुआ, एक कंट्रोल हो गया किसके द्वारा, रामदान जमींदारी द्वारा, मतलब ये इंडियन थे शासक, इसके अंडर में हो गया। और जब 17th सेंचुरी में जब ये हुआ तो ये कुछ समय बाद क्या है, ब्रिटिश आए। और ब्रिटिश जब व्यापार करने के बहाने आए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में घुसे, फिर उन्होंने क्या किया 1920। अब क्या हुआ 17th सेंचुरी के बाद ये तो रहा, लेकिन ध्यान रहे जब ब्रिटिश आए तो श्रीलंका पर भी ब्रिटिश का कब्जा था और इंडिया पर भी। तो लेकिन दोनों देशों के जो एडमिनिस्ट्रेशन था कच्चा थिबू पर अपना अधिकार जमाता था। लेकिन मतलब कहने का मतलब है दोनों देशों के बीच उसी समय से एक डिस्प्यूट बना था। लास्टली 21 में क्या होता है, 1921 में ये भारतीय ब्रिटिश द्वारा, इंडियन ब्रिटिश इंडिया द्वारा इसको अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है और इसको किसके अंडर में रखा जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप देखो ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और श्री माओ बंदार नायके जी द्वारा। ये दोनों महिला ही हैं, ये जो हैं जो ये एग्रीमेंट हुआ था 1974 में हुआ था, और ये डेट पूरी तरह से याद कर लीजिए 26 जून 1974। एक डेट और याद आपको करवाऊंगा 18 मई 1974। इस समय क्या किया था हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। आप सोचो जब हमने टेस्ट किया होगा तो ऑटोमेटिक आप समझो कि हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर कितना बना होगा। जब इंटरनेशनल प्रेशर बना होगा तो पूरा वेस्टर्न कंट्री है जो इंडिया के अगेंस्ट में होगा, कई सारे देश होंगे। ऐसे समय में हर कोई सरकार चाहता है कि जो कम से कम हमारा जो पड़ोसी है वो मेरे सपोर्ट में रहे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा विशेषज्ञों द्वारा माना जाता है कि हमने ये समझौता किया था। ये समझौता जब किया तो हमने तो ये दिया सीड, मतलब सौंप दिया कच्चा आइलैंड को श्रीलंका को, और हमने क्या बोला कि हम एक्चुअली मैरीटाइम बॉर्डर फिक्स करेंगे तो हमारे संबंध मजबूत होंगे। साथ ही हमने शुरू में बताया था कि मैरीटाइम बॉर्डर फिक्स करना है, जो फिशरमैन है वो आराम से कच्ची तिबू जा सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, साथ ही हमारे जो वैसल जाएंगे उसको कोई पकड़ेगा नहीं, बिना कागजात के जा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। इसमें लेकिन क्या होता, कुछ अस्पष्टता था। अस्पष्टता होने के कारण क्या हुआ कि इसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंटरप्रेट किया और इसको अलग तरीके से इसका 1976 में इसका इंटरप्रिटेशन करके बोला कि इसमें जो है आपके फिशरमैन आके बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, अपने नेट को सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मछली नहीं पकड़ सकते हैं। यहीं से होता है शुरू, हमारे फिशरमैन को अरेस्ट करने की सिलसिला शुरू होता है, उसके वेसल को कैप्चर करने का शुरू होता है। इस तरह से दोनों देशों में इस मुद्दे को लेकर तनाव तो रहता ही, डिस्प्यूट का एक बात होता है, मतभेद होता ही दोनों देशों में। साथ ही क्या होता है, तमिलनाडु के जो फिशरमैन है उनके रोजगार पर एक बड़ा लाद पड़ता है, या यूँ कहें कि वो बहुत बड़े जो उनके जो सोर्स ऑफ इनकम था वो गंवा देते हैं। और इस तरह की चुनौतियां लेकर वो जाते हैं तो कभी उनको कैद कर लिया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, कई सारे मुद्दे हैं। तो वो एक कारण था कि हमने जो सौंपा तो इस तरह के दिखते आए। ठीक है, 76 में क्या होता, सौंप दिया हमने, फिर इन्होंने बोल दिया कि अभी सीरिया में कोई इंडियन फिशरमैन नहीं आ सकता फिश पकड़ने के लिए। ठीक है, फिर एक जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि लास्ट 20 ईयर में श्रीलंकन नेवी ने लगभग 1175 वेसल्स को कैप्चर किया है। साथ ही नियर बाई 6200 फिशरमैन को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने से सिर्फ अरेस्ट नहीं होता, कई लोगों के साथ तो टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, इस चीज को समझ गए होगे। अब समझो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवारी केस में कहा था 1960 में, ये ट्रीटी हुआ 1974 में, लेकिन इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेरूवारी केस में कि अगर कोई इंडियन टेरिटरी को किसी को दिया जाता है तो उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने 1974 का जब एग्रीमेंट किया तो हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया। तो इसके पीछे कोई सरकार ने ऑब्वियस ही है बात कि तर्क देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऐसा ऑर्डर दे रखा है। वो क्या तर्क है हम आगे बात करेंगे, पहले इतना समझ लो। अब क्या, आप पहले ही समझो कि कोई प्रेशर था क्या। विशेषज्ञों के अनुसार तो प्रेशर था। अगर विशेषज्ञों की बात करें तो
अगर इनकी बात करें, विशेषज्ञों की बात करें, उनके जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की बात करें तो ये बोलते हैं कि हाँ भाई प्रेशर था, प्रेशर के कारण ही वो चाहते थे कि जो वेस्टर्न कंट्री है बहुत दबाव बना रहा है तो कम से कम पड़ोसी के साथ अच्छा करें, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, ऐसे में कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हम क्या थे उस समय तक एनपीटी में हमने सिग्नेचर किया नहीं था। आप समझो, इसीलिए हम चाहते थे कि हमारा जो पड़ोसी है हमको सपोर्ट करे, और सपोर्ट पाने के लिए हमने क्या किया, इस ट्रीटी को कर लिया। साथ ही साथ क्या था कि उस समय कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार में क्या होता है, एक यूएसएसआर अलग था, यूएसए अलग था, दो गुट थे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने एक नाम लाया था, नॉन अलाइंग गुट निरपेक्ष था, एक आंदोलन चलाया था। उसमें कहा था कि ना हम इस गुट में शामिल होंगे, ना इस गुट में शामिल होंगे, हम अपना चलाएंगे। और इसी का अध्यक्षता करने वाला था इंडिया 1976 में। और ऐसे में चाहता था कि इन देशों के साथ अगर अच्छे संबंध नहीं रहेंगे तो हमारा नाम फेल होगा, इसलिए उनका भी सपोर्ट चाहिए था। इसलिए उन्होंने शायद, ये एक्सपर्ट के अनुसार है, ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, एक्सपर्ट के हिसाब से ये चीजें हुई है। अब देखो तमिलनाडु का क्या स्टैंड है। तमिलनाडु साफ साफ बोलता है, हमने जैसा पीछे बताया, हिस्ट्री जो बताया था कि रामदान जमींदारी ने इसको क्या किया था, 17वीं सेंचुरी में अपने अंडर में लिया था। अब जब वो लिया तो उसके बाद ब्रिटिश आ गया, ब्रिटिश आया तो श्रीलंका और इंडिया दोनों में ब्रिटिश रूल था, तो दोनों में डिस्प्यूट रहा। 1921 तक डिस्प्यूट रहा। 1921 के बाद ब्रिटिश इंडिया के द्वारा इसको अपना लिया गया, कच्चा थिबू को। जब ये चलते रहा तो 1974 में हमने क्या किया, समझौता किया। तो ये बैकग्राउंड उन्होंने बताया कि रामदान के समय से ही, ब्रिटिश रूल के समय में भी इंडिया का भाग था, तो ऐसे में उसको दे देना ये सही नहीं था। तो 1991 में क्या किया, तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उन्हें क्या किया, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और बोला कि रिट्रीवल ऑफ कच्चातीबू द्वीप आइलैंड, वो रिट्रीवर बोल रहे हैं कच्चातीबू को वापस लाओ, ठीक है। 2008 में क्या किया, एक पिटीशन फाइल किया गया कोर्ट में और कहा गया कि देखिए कच्चातीबू द्वीप को कैसे आपने सौंप दिया, सीड कैसे कर दिया अनदर कंट्री को, जब तक कि आपने तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया। हम पीछे ही बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि अगर कोई टेरिटरी को आप देते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, कहा जाता है कि देखिए इस द्वीप पर जो हमारे फिशरमैन जा रहे हैं उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, कोई वेसल से जा रहा है उसको कैप्चर कर लिया जा रहा है, ये सही नहीं, इस पर काम कर, इस पर आपको ऑर्डर देना चाहिए। तब क्या कहता है, देखिए पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो केंद्र, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या तर्क देता है, ये तमिलनाडु का तर्क है, ये जो दे रहे हैं तमिलनाडु का तर्क है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि सबसे पहली बात कि आइलैंड वाज ऑलवेज अंडर डिस्प्यूट, सो नो टेरिटरी बिलोंगिंग टू इंडिया। अभी डिस्प्यूट में है, इसलिए भारत से बिलोंग ही नहीं करता था, और जब ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए करेंगे, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया और हमने ऐसे दे दिया, सौंप दिया। तो इसलिए हमारे कोई भी सोवरेनिटी का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, कोई हमारे संप्रभुता पर कोई आँच नहीं आया है, ठीक है। और दूसरी बात कि इन्होंने बोला कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडाइस है, इसलिए अभी जब निर्णय आएगा तो देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि एक सोल्यूशन यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन हम वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। इसमें एक 1974 के एक्ट में एक आर्टिकल 5 और 6 में कहा गया है कि जो हमारे फिशरमैन होंगे उनको एक्सेस मिलेगा कच्चाथीबू का, और वहाँ पर जाने का भी, उसके वेसल्स भी जा सकते हैं। उस चीज़ को लेकर डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से इस चीज़ को, मुद्दा को उठाना चाहिए भारत सरकार को श्रीलंका के साथ, और हमारे फिशरमैन के जो इंटरेस्ट हैं वो भी पूरा हो। जो फिशरमैन का इंटरेस्ट ही भारत का इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे में उनके इंटरेस्ट को पूर्ति करने के लिए, उनको रोजगार को पूर्ति बनाए रखने के लिए हमें डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करना चाहिए, और बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। और हमें, क्योंकि एक पड़ोसी देश है और पड़ोसी कभी बदला नहीं जाता, इसलिए हमें उसके साथ मधुर संबंधों को बैलेंस करना होगा। और यही था इसके बारे में, कच्चाथीबू द्वीप के बारे में। और जो भी वीडियो आएगा आप देखते जाइएगा। मेरी कोशिश होगी कि अच्छा वीडियो लाऊं, आपको नॉलेज को इन्हेंस करवाऊं, साथ ही एग्जाम में ज़्यादा हेल्प हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, और जल्दी से मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।